नमस्कार। आबोल ताबोल के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं मनीषा आज आपको एक प्रेमचंद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुंशी प्रेमचंद जिन्हें हम सब प्यार से कहते हैं, उनकी ही एक कहानी है बड़े भाई साहब। आप देखेंगे ये कहानी क्योंकि 1930-40 के समय की है, तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी लग सकती हैं जिन्हें आप आज के युग में पहचान ना पाते हों। मैंने कोशिश की है कि इस तरह के शब्दों को मैं रिप्लेस करके आपके समझने लायक शब्दों में बदल सकूं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी बड़े भाई साहब। ये दो भाइयों की कहानी है जो अपने गांव से दूर एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। कहानी शुरू होती है। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे, लेकिन केवल 3 क्लास आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन पढ़ाई जैसे इम्पॉर्टेंट मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद नहीं करते थे। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मुझे समझाने और निगरानी का पूरा जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े पढ़ाकू थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कभी कॉपी पर, कभी किताब के मार्जिन्स पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। वह 9वीं जब क्लास में थे, मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटे मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल नहीं लगता था। 1 घंटा भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी पत्थर उछालता, कभी कागज़ की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल होता, कहाँ थे? हमेशा ये सवाल उसी ध्वनि में पूछा जाता था, और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों नहीं निकलती कि ज़रा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के पास इसके सिवा कोई इलाज नहीं था कि स्नेह और गुस्से से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें। इस तरह अंग्रेज़ी पढ़ोगे तो ज़िंदगी भर पढ़ते ही रहोगे और एक शब्द भी समझ नहीं आएगा। अंग्रेज़ी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे पढ़ ले, नहीं तो हर ऐरा गहरा नत्थू खैरा सब अंग्रेज़ों के समान विद्वान हो जाते। यहाँ दिन रात आंखें फोड़नी पड़ती हैं और खून जलाना पड़ता है, तब कहीं जाकर ये विद्या आती है। और आती क्या है? हाँ, कहने को आती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेज़ी नहीं लिख सकते, बोलना तो दूर रहा। और मैं कहता हूँ, तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आँखों से देखते हो। अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आँखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, मुझे तुमने कभी जाते देखा है? रोज़ ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, हमेशा पढ़ता रहता हूँ। उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूँ। फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यूँ खेल कूद में वक्त गंवाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2-3 साल लगते हैं, तुम तो उम्र भर इस क्लास में पढ़े सड़ते रहोगे। अगर तुम्हें इस तरह उम्र गंवानी है तो बेहतर होगा कि घर चले जाओ और मज़े से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की मेहनत की कमाई का रुपया क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब ही क्या था? अपराध तो मैंने किया, अब लताड़ और कौन सहे। भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती हुई बात कहते, ऐसे ऐसे सूक्ति वाण चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और मेरी हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की हिम्मत मैं अपने में नहीं पाता था, और उस निराशा में ज़रा देर के लिए मैं सोचने लगता, क्यों ना घर चला जाऊं,
जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी ज़िंदगी ख़राब करूं? मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था, लेकिन उतनी मेहनत से मुझे तो चक्कर आते थे भाई। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल फट जाते और इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए हुए काम शुरू कैसे किया जा सकता है? टाइम टेबल में खेल कूद का कॉलम बिल्कुल उड़ जाता। सुबह उठना, 6 बजे मुंह हाथ धोकर नाश्ता करके पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेज़ी, 8 से 9 तक मैथ्स और 9 से 9:30 तक हिस्ट्री। फिर खाना और स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा आराम। 4 से 5 तक ज्योग्राफी, 5 से 6 तक इंग्लिश ग्रामर। आधा घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना। 6:30 से 7 तक इंग्लिश कंपोजिशन। फिर खाना खा के 8 से 9 तक ट्रांसलेशन, 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक बाकी के विषय और फिर आराम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसको अवॉइड करना शुरू हो जाता। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी के दांव घात, वॉलीबॉल की वो तेज़ी और फुर्ती मुझे ज़रूर वहाँ से दूर ले जाती और वहाँ जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आँख फोड़ किताबें किसी की याद ना रहती और फिर भाई साहब को फिर से नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साए से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की कोशिश करता। कमरे में इस तरह दबे पांव आता कि उन्हें खबर ना हो। उनकी नज़र मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार सी लटकती मालूम होती। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी अपनी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं उनकी डांट और घुड़कियां खाकर भी खेलकूद को ना छोड़ पाता। फाइनल एग्ज़ाम हुए। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया और क्लास में फर्स्ट आया। मेरे और उनके बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथों ले लूं। कहाँ गई वो आपकी घोर तपस्या? मुझे देखिए, मज़े से खेलता भी रहा और क्लास में अव्वल भी आया। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही शर्मनाक महसूस हुआ। हाँ, अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हो गया और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। भाई साहब का ये रोब मुझ पर नहीं रहा। आज़ादी से खेल कूद में शरीक होने लगा। दिल मजबूत था। अगर उन्होंने फिर से मुझे डांटा फटकारा तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते कूदते भी क्लास में फर्स्ट आ गया। लेकिन ज़बान से ये हेकड़ी जताने का साहस ना होने पर भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक अब मुझ पर नहीं रहा। भाई साहब ने इसे भांप लिया। उनका कॉमन सेंस बहुत तेज़ था और एक दिन जब सुबह के समय सारा समय मैं गुल्ली डंडे में बिता करके ठीक खाने के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच दी और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो और क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो तुम्हारा बहुत दिमाग चढ़ गया है। लेकिन भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। इतिहास में रावण का हश्र तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया, या यूं ही पढ़ गए? खाली इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं है। असल चीज़ है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका मतलब समझो। अब देखो, रावण सारे भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेज़ों का राज बहुत बढ़ा हुआ है, लेकिन इन्हें भी चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार के अनेक राष्ट्र अंग्रेज़ों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते हैं, बिल्कुल स्वाधीन है। लेकिन रावण चक्रवर्ती राजा था। संसार के सारे राजा उसे टैक्स देते थे। बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे। आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। पर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। कोई एक चुल्लू पानी देने वाला भी नहीं बचा। आदमी और कुछ चाहे कर ले, लेकिन अभिमान ना करे, इतराए नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तुमने तो अभी खाली एक क्लास पास किया है और अभी से तुम्हारा सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए हो,
अंधे के हाथ बटेर लग गई है, लेकिन बटेर केवल एक ही बार हाथ लगती है, बार बार नहीं लग सकती। मेरे फेल होने पर मत जाओ। मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। अब एल्जब्रा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। बादशाहों के नाम याद रखना भी कोई आसान नहीं है भाई। 8 तो हेनरी हो गए हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के टाइम में हुआ, क्या ये याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7 की जगह हेनरी 8 लिखा और सब नंबर गायब, सफ़ा चट। 0 भी नहीं मिलेगा भाई, 0 भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हो गए और दर्जनों विलियम। दिमाग चक्कर खाने लगता है। इन लोगों को नाम भी नहीं मिलते थे। एक नाम के पीछे ही 2nd, 4th, 5th लगाते चले गए। मुझसे पूछते 10 लाख नाम बता देता। और ज्योमेट्री तो बस खुदा की पनाह, ABC की जगह ACB लिख दिया और सारे नंबर कट गए। अब इन निर्दयी टीचर से कोई ये नहीं पूछता कि आखिर ABC और ACB में क्या अंतर है और क्यों बेकार की बात के लिए स्टूडेंट्स का खून करते हो। दाल भात रोटी खाई या दाल रोटी भात खाया, क्या फ़र्क पड़ता है? मगर इन एग्जामिनर्स को क्या परवाह। जो किताब में लिखा है चाहते हैं कि बच्चे बिल्कुल अक्षर अक्षर रट मारें, और इसी रटंत का नाम शिक्षा रख के छोड़ा है। आखिर इन बेसिक पैर की बातों को रटने से क्या फ़ायदा? ये छात्रों पर अत्याचार नहीं तो और क्या है? कहेंगे कि समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्ने से कम ना हो। ठीक, संक्षेप में तो 4 पन्ने लिखवाए हैं, बड़ा करके लिखवाते तो शायद 100-200 पन्ने लिखवा लेते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी। है उल्टी बात या नहीं? बच्चा भी इतनी बात समझ सकता है, लेकिन इन टीचर्स को तो इतनी तमीज़ भी नहीं। उस पर दावा कि हम टीचर्स हैं। मेरी क्लास में आओगे ना लाला तो सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा। इस क्लास में फर्स्ट आ गए हो तो ज़मीन पर पाँव नहीं रखते। इसलिए मेरा कहना मानो, लाख फेल हो गया हूँ लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। संसार का मुझे तुमसे ज़्यादा अनुभव है। जो कुछ कहता हूँ गांठ बांध लो, नहीं तो पछताइएगा। वो तो स्कूल का समय निकट था, नहीं तो ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब तक सब खत्म होती। भोजन आज मुझे बिल्कुल बेकार लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाते। भाई साहब ने अपनी क्लास की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने तो मुझे डरा ही दिया। कैसे स्कूल छोड़कर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी किताबों में मेरी अरुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। पढ़ता भी था लेकिन बहुत कम, बस इतना कि रोज़ का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ वो फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों जैसा जीवन कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की थी, लेकिन ना जाने कैसे क्लास में फिर से फर्स्ट आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने तो जान लेने तक परिश्रम किया था, कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे सुबह से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले। पूरा चेहरा लटक गया था, लेकिन बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। जब रिज़ल्ट सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को इतना दुख नहीं होता, लेकिन होनी को कौन टाले। मेरे और भाई साहब के बीच खाली अब एक क्लास का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर हो जाऊं। फिर वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे फ़ायदे के हिसाब से ही तो डांटते हैं। मुझे उस वक्त भले ही बुरा लगता है, लेकिन ये शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि दनादन पास होता जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से। इस बार भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार मुझे डांटने का मौका मिलने पर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। शायद अब वो खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें रहा नहीं, या रहा है तो बहुत कम। मेरी आज़ादी भी बढ़ गई और मैं उनकी छूट का पूरा पूरा फ़ायदा उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसा लगा कि मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर अच्छी है। इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हो गया। और ऐसे में मुझे पतंग उड़ाने का नया शौक़ पैदा हो गया।
और अब तो सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भाई साहब का हालांकि अदब करता था, इसलिए उनकी नज़र बचाकर पतंग उड़ाता था। मांझा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां, सारी समस्याओं का हल गुप्त रूप से किया जाता था। मैं भाई साहब को ये संदेह नहीं करने देना चाहता था कि उनकी इज्जत और लिहाज मेरी नज़रों में कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर मैं एक पतंग लूटने बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान पर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की तरह जो मंद गति से झूमता पतंग की तरफ चला जा रहा था। बच्चों की एक पूरी सेना लंबे और झाड़दार बांस लिए उसका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर नहीं थी। सभी मानो उस पतंग के साथ आकाश में उड़ रहे थे, जहाँ सब कुछ समतल है, ना कारें हैं, ना गाड़ियाँ हैं। सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई, जो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वहीं मेरा हाथ पकड़ लिया और गुस्से से बोले, इन बाजारी लड़कों के साथ पैसे भर के पतंग के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें उसका कुछ लिहाज नहीं कि अब तुम एक कोई छोटी क्लास में नहीं हो, लेकिन 8वीं क्लास में आ गए हो और मुझसे सिर्फ एक क्लास नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक ज़माना था कि लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल क्लास पास लोगों को जानता हूँ जो आज फर्स्ट क्लास डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं पास करने वाले हमारे लीडर और न्यूज़पेपर्स के एडिटर हैं। बड़े बड़े विद्वान उनके नीचे काम करते हैं, और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर बाजारी लड़कों के साथ पतंग के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर बहुत दुख होता है। तुम होशियार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो होशियारी किस काम की जो हमारे आत्मगौरव की भी हत्या कर डाले? तुम तो अपने दिल में सोचते होगे कि मैं भाई साहब से खाली एक क्लास नीचे हूँ और अब तो उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं है, लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में आ जाओ, और अगर एग्जामिनर्स का यही हाल रहा तो शायद तुम अगले साल मेरे बराबर हो भी जाओगे, और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे भी आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुझ में जो 5 साल का अंतर है, उसे तुम क्या भगवान भी नहीं मिटा सकते। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा। मुझे दुनिया का और ज़िंदगी का तजुर्बा है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे MA, DPhil और DLitt क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारी अम्मा ने कोई क्लास पास की है, और दादा ने भी शायद 5वीं 6ठी जमात के आगे कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज़्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अमेरिका में कैसी राज्य व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितनी शादियाँ की, और आकाश में कितने तारे हैं, ये बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हज़ारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमें तुमसे ज़्यादा है। भगवान ना करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे तो हाथ पांव फूल जाएंगे। दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ नहीं सूझेगा, लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दें, ना घबराएं, ना बदहवास हों। पहले खुद मर्द पहचान कर इलाज करें, उसमें इलाज सफल नहीं हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्चा कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं, और फिर पैसे पैसे को मोहताज हो जाते हैं। धोबी नाई से मुंह चुराने लगते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है। लेकिन आज हम और तुम जितना खर्चा कर रहे हैं ना, उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया है, और पूरे परिवार का पालन किया है, जिसमें सब मिलाकर 9 आदमी थे। अपने हेडमास्टर साहब को ही देख लो, MA हैं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के। 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री तो यहाँ बेकार हो गई। पहले जब खुद घर का इंतज़ाम करते थे, खर्च ही पूरा नहीं पड़ता था, कर्जदार रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये गुरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे बराबर आ गए हो और अब आज़ाद हो। उन्होंने मुझे थप्पड़ दिखाया। इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ, तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी। अब ऐसे में तो मैं उनकी इस नई तरकीब से बिल्कुल नतमस्तक हो गया। मुझे आज सचमुच अपने छोटेपन का बहुत अनुभव हुआ, और भाई साहब के मन में मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई भाई साहब के प्रति।
मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं, आपको उसको कहने का हक है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं? खुद उल्टी राह चलूंगा तो तुम्हें कैसे समझाऊंगा? ये कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटी हुई पतंग हमारे ऊपर से गुजरी। उसकी डोर लटक रही थी और लड़कों का एक झुंड उसके पीछे पीछे दौड़ा आता था। भाई साहब लंबे तो हैं ही, उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर दौड़े और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। धन्यवाद। ज़रूर बताइएगा कहानी कैसी लगी। नमस्कार।